हेलो स्टूडेंट्स, नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का पहले तो मतलब समझते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स का मतलब समझो ना, लिक्विड होते हैं। यहाँ पर हम दो लिक्विड्स की बात करेंगे बेसिकली। एक हम बात करने वाले हैं ब्लड की और एक हम बात करने वाले हैं लिम्फ की। एंड इनका सर्कुलेशन, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे इंडिया की बात अगर अपन करें तो इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में अगर मुझे कुछ चीज पहुंचानी है तो आई हैव प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ह्यूमन, तो जैसे सपोज करो ये कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? ह्यूमन होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, खूब सारी सेल्स है अपने पास, है ना। अब यार सारी सेल को अपना अपना सामान चाहिए। सारी सेल्स के अंदर लगातार क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म। आपको पता है ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटी। खूब सारी एक्टिविटी चल रही है हमारी सेल में। अब इस मेटाबॉलिज्म में लगातार कैटाबॉलिज्म भी चल रहा होगा, एनाबॉलिज्म भी चल रहा होगा, यानी कि कुछ कुछ टूट भी रहा होगा, कुछ कुछ बन भी रहा होगा। इन सब चीजों को ऐसा भी तो हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाना हो या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो। तो इस पहुंचाने के लिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है वही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जैसे आप गाड़ियों के थ्रू सामान इधर से उधर पहुंचाते हो, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स के थ्रू हम ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और ये जो दो फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। ऐसे याद रखो, ब्लड बड़ा भाई है, लिम्फ छोटा भाई है। इन शॉर्ट, ब्लड से ही बनता है लिम्फ और वापस से ब्लड में मिल जाता है। ये जो लाइन मैंने बोली अपन काफी अच्छे से समझेंगे बाद में। चलो अब अपन नेक्स्ट चीज समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी, आइए आप कह सकते हो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पे हम उसे फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। एक होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको अपन कॉमनली बोल देते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और एक हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एक सिस्टम कौन सा हो जाता है अपना? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एक कौन सा हो जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। जो आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है ना, उसकी जो मेन गाड़ी है, नाम से पता चल रहा है वो क्या है? ब्लड। और जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम वाली गाड़ी है, उसकी मेन जो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी जो मेन गाड़ी है वो क्या है? लिम्फ। ठीक है, तो आपका मेन सिस्टम कौन सा हो गया भाई? जब मैं कह रही हूँ बड़ी गाड़ी आपकी लिम्फ है तो सॉरी, बड़ी गाड़ी जैसे आपकी ब्लड है, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आपका मेन सिस्टम है। अब नेक्स्ट चीज देखो, हम सबसे पहले डिटेल में जाएंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला तो ब्लड। ब्लड को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे हमारी बॉडी की ये क्या है? एक गाड़ी जो कि सामान लेकर जाएगी। ठीक है बेटा, गाड़ी कहाँ चलती है? रोडों पे चलती है ना। कोई रोड तो दोगे, ऐसे थोड़ी ना कहीं तो भी गाड़ी चला दोगे। तो हमारी बॉडी का भी एक रोड होता है जिसपे ही हमारी ये गाड़ी चलती है। और वो रोड क्या कहलाते हैं हमारी बॉडी में? ब्लड वेसल्स, जो कि पूरा पाइपलाइन होता है, मस्त शानदार पाइपलाइन होता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हार्ट, जो कि लगातार पंप करता रहता है, धक्का मारता रहता है इस ब्लड को कि जा जा, इधर से उधर जा। तो इधर से उधर जाने के लिए एक फ्यूल की तरह धक्का मारने का काम कौन करता है? हार्ट। और आप कह सकते हो मोटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में लेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम बाद में देखेंगे। चलो आओ पहले स्टार्ट करते हैं हम ब्लड से। आ जाओ, ब्लड वाले टॉपिक को अगर आप याद करो, जब आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, एनिमल टिश्यू के अंदर हम बात करें तो हमारे पास कितनी टिश्यूज होती हैं? चार। पहली कौन सी होती है? एपिथेलियल। दूसरी कौन सी होती है? मस्क्यूलर। थर्ड वन इज योर कनेक्टिव एंड द फोर्थ वन इज योर नर्वस। तो उसके अंदर जब आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी होगी, कनेक्टिव टिश्यू यार कितना आसान है, नाम से सुनो, कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला। ब्लड का भी क्या काम है? कनेक्ट करना। तो ब्लड भी एक टाइप की क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि वो लिक्विड होती है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? वैस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आप अगर ब्लड के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप ब्लड के बारे में पढ़ रहे हो, तो ब्लड के जब आप डिटेल में स्टडी करते हो, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हीमैटोलॉजी। लॉजी वर्ड का मतलब ही होता है स्टडी करना, हीमैटो वर्ड का मतलब होता है ब्लड को स्टडी करना। ठीक है,
अब यार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन भी होता होगा, तो याद करो आपके पास क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, लंबी लंबी बोन्स है। तो सपोज मैंने एक लंबी बोन बना ली अपनी, ये लो, ये हमारी एक लंबी बोन हो गई, ठीक है। बाहर तो बोन का पार्ट होता है, बीच में आपने सुना होगा हमारे पास होती है बोन मैरो, है ना। तो बोन मैरो में बेटा, बोन मैरो भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो हमारा ये वाला साइड होता है, दीज साइड्स, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज रेड बोन मैरो। इसको हम कौन सा बोन मैरो बोलते हैं, रेड बोन मैरो। और ये जो आपका बीच का बोन मैरो बनता है, ये बीच वाला पार्ट जो बनता है, दिस इज कॉल्ड एज येलो बोन मैरो। तो आपका बोन मैरो भी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में। एक हो गया रेड बोन मैरो, एक हो गया येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो का पर्टिकुलरली काम होता है, जितनी भी आपकी जो ब्लड की सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारा काम बनाने का किसका होता है, रेड बोन मैरो का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बोन मैरो। कौन से बोन मैरो, तो आपका आंसर होगा रेड बोन मैरो। तो फिर ये येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, देखो यार, येलो बोन मैरो का काम ना बेसिकली तो फैट डिपोजिशन का होता है। पर जरूरत पड़ने पे, इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे किसी के चोट लग गई यार, इमरजेंसी आ गई, ब्लड बह रहा है बेचारे का, है ना, तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में अगर उसको और ब्लड सेल्स बनानी है, तो पार्ट ऑफ येलो बोन मैरो भी कंट्रीब्यूट करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में और हेल्प आउट करता है क्या करने में, ब्लड सेल्स बनाने में, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इमरजेंसी में, ऐसे रेगुलर में तो मस्त मस्त बैठता है। तो रेगुलर में किसका काम है, रेड बोन मैरो का। आ जाओ, अब जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीम वर्ड जहां पर भी बार बार आ रहा है ना, इसमें देखो आप पूरा देखो, हीमेटोलॉजी, हीमोपोइसिस, तो इसका मतलब ब्लड से रिलेटेड ही बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कैसा होता है हमारे ब्लड का कलर, ऑब्वियसली बात है रेड। पीएच आपको याद होना चाहिए हमारे ब्लड का कितना होता है, 7.4। देखो यार 7 पे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट हो गए, 7.4 थोड़ा सा एल्केलाइन की तरफ चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली एल्केलाइन आपका पीएच होता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अब यार वॉल्यूम देखो ऐसा है ना, मेल फीमेल का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मेल के अंदर इतना ही होगा, फीमेल के अंदर इतना ही होगा, बट बेसिकली बॉडी से रिलेटेड होता है। बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि कंपैरेटिवली टू फीमेल, एक मेल ज़्यादा मतलब मुस्टंडा होता है, बड़ा होता है, तो कंपैरेटिवली मेल्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अराउंड 5 से 6 लीटर हम मेल में मान लेते हैं। फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है यार, बॉडी साइज छोटा है तो वॉल्यूम भी कम ठूस पाओगे ना तुम, तो कंपैरेटिवली कितना होता है, 4 to 5 लीटर फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, अब जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है ना भाई, वो बोलता है कि अगर तुम में से किसी को भी कनेक्टिव टिश्यू बनना है, तो तुम्हें ये 3 चीजें करनी पड़ेगी, तभी तुम कनेक्टिव टिश्यू बन सकते हो, ठीक है। पहली चीज वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो सेल्स है ना, उन सेल्स को डिवाइड करना आना चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट माइटोसिस करना आना चाहिए। ब्लड कहता है, ब्लड ना थोड़ा सा ऐसा टाइप का बंदा है, बिल्कुल मस्त टाइप का बंदा है, उसको इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, वो अपनी अपनी चलाता है। ब्लड कहता है नहीं आता मेरी सेल्स को डिवाइड करना। जब बोन मैरो मेरा काम कर रहा है, तो मैं पागल हूं क्या जो खुद की सेल्स डिवाइड करूंगा, डेफिनेटली नहीं। तो इस भाई की सेल्स को डिवाइड करना नहीं आता, पहला पॉइंट तो ये, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की झंड कर दी। सेकेंड पॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू कहता है कि अगर तुम में से किसी को भी कनेक्टिव टिश्यू बनना है, तो यू शुड हैव फाइबर्स, जैसे कि तुमने सुन रखा होगा ना, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, अलग अलग फाइबर्स सुन रखे। तो ये ब्लड कहता है नहीं रखूं मैं तो फाइबर, क्या कर लेगा, है ना। तो भाई के पास फाइबर भी नहीं होते, सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कनेक्टिव टिश्यू, यार कम से कम मैट्रिक्स बेसिक चीज तो तुम अपनी खुद बना लो। ब्लड कहता है चिल आउट, मेरा लिवर मेरी हेल्प कर देगा, तो लिवर से थोड़ी बहुत मैट्रिक्स ऐसे बनवा लेता है। यानी कि इन शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे ही पॉइंट फुलफिल नहीं करता ब्लड, पर फिर भी यार एक बात है ना, कनेक्ट कर रहा है ना बॉडी को, तो आप इसको क्या बोलते हो, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। प्लस क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए अपन इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये बेसिकली हमारे एनिमल टिश्यू का पार्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अब इमेजिन करो मैं हूं, मेरी बॉडी के अंदर जितना टोटल ब्लड है ना, वो कितना है, 5 लीटर, टोटल 5 लीटर ब्लड है मेरे पास। अब ये 5 लीटर अगर मेरी पूरी बॉडी के अंदर है, तो डेफिनेटली ये मेरा क्या हो गया, 100% हो गया। अब मैं अगर उस 100% को कोशिश करूं देखने का कि उसमें क्या क्या माल है, तो उसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट में। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है आपकी ब्लड सेल्स। अब उसमें से भी कितना कितना पार्ट, यार 100 में से 55% तो क्या होता है प्लाज्मा,
45% क्या होती हैं आपके पास ब्लड सेल। ये डेटा अपन को याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। अब पहले हम प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ, मेरे पास सपोज 55% प्लाज्मा है, तो अगर मैं एक्चुअल में प्लाज्मा देखूं तो वो मेरे लिए 55% ही क्या हो जाएगा, 100%, है ना यार। अगर सपोज करो तुम्हारे पास 55% वो चीज है, पर टोटल तो 55% ही है ना, तो उसको अगर मैं फर्दर अज्यूम कर लूँ 100% और उसमें और चीजें देखूं, तो इस तरीके से आप प्लाज्मा को फर्दर देखोगे। अब उस 100% में से अराउंड 90 से 92% तो पानी ही होता है। सोचो यार, तुम्हारा ब्लड निकलता है, हमेशा देखते हो मस्त लिक्विड बहता रहता है, बहता रहता है। तो यार उसके अंदर मेजर कंपोनेंट ही क्या होता है, पानी। तभी तो कहते हैं पानी पीते रहो पीते रहो, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड का मेजर कॉम्पोजिशन और बॉडी में भी पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं, अराउंड 8 to 10% इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्ट। इस सॉलिड पार्ट में भी आपका मेजर पार्ट 6 to 8% तो क्या होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन। ये भी हमारी एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है। आओ जरा, अब इस 8 to 10% में क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं अपन। देखो 8 to 10% में मैटर को हमने फिर डिवाइड कर दिया, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। आओ इनऑर्गेनिक क्या होता है यार, देखो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आप स्टार्ट करो गैसेस से। दिन भर सांस लेते रहते हैं, O2 लेते रहते हैं, दिन भर CO2 छोड़ते रहते हैं, पर ये जो सेल्स तक पहुंचाने का काम है ये तो ब्लड का ही है। तो डेफिनेटली जब गैसेस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे O2, CO2 एंड नाइट्रोजन की बात करें। हालांकि नाइट्रोजन को लेके अपन इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसका लोड नहीं लेना। O2 CO2 मेन है। नेक्स्ट आओ, तुम्हारी बॉडी में यार कितने सारे आयंस की जरूरत है, याद करो, हर जगह पढ़ते हो तुम। सोडियम की जरूरत है, क्लोराइड की जरूरत है, पोटाशियम की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है। कितने सारे मन भर भर के आयंस हैं हमारे पास। तो ये सारे आयंस कहाँ जाएंगे, इधर से उधर जाना है, तो इनको भी तो ब्लड का पार्ट ही बनना पड़ेगा। सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट ऑफ सॉल्ट, इन्हीं आयंस को जब तुम मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, सॉल्ट। सबसे कॉमन सॉल्ट हमारी बॉडी में जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गए, मल्टीपल चीजें आपकी ये मिक्सअप करके क्या बन जाती हैं, सॉल्ट्स। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया आपका, इनऑर्गेनिक। कंपैरेटिव टू ऑर्गेनिक आपका इनऑर्गेनिक पार्ट कम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक याद करना कितना आसान है, सिंपली आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर है ना वहीं से शुरू करो और वो सामान इधर पटकते आओ। देखो जब भी अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी देखते हैं सबसे पहला अपन टॉपिक क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन में आप क्या करते हो, खाना खाते हो डाइजेस्ट करते हो, खाना खाते हो डाइजेस्ट करते हो। तो जितना भी डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट निकलते हैं वो सारे के सारे आपकी बॉडी की पूरी सेल्स तक पहुंचाने, तो फिर तुम्हें किस में डालने पड़ेंगे, ब्लड में। तो जब हम न्यूट्रिएंट की बात करें, प्रोटीन डाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड। फैट क्या बन जाता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लीसरॉल, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कॉमन फॉर्म ग्लूकोज। ये सारा कहाँ पटकोगे आप, डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स आप सारे ब्लड में डालोगे। इसके अलावा आपके वाइटामिन भी आ जाते हैं, मिनरल्स तो आपने ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में पटक ही दिए उधर। तो ये हो गया आपका डाइजेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक तुम देखो, हमेशा डाइजेशन के बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से रिलेटेड गैसेज आप ऑलरेडी पटक चुके हो इनऑर्गेनिक में। तीसरा टॉपिक तुम पढ़ते हो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो यार पढ़ ही रहे हो ना यहाँ पे, उसका क्या पटकोगे यहाँ पे। फोर्थ आप हमेशा पढ़ते हो एलिमिनेशन से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी वेस्ट से रिलेटेड। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया भी होता है, थोड़ा सा, तो थोड़ा ही होता है, पर हमारा मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिया। थोड़ा सा अपन ना यूरिक एसिड भी बना लेते हैं, ठीक। और उसके अलावा अपन क्रिएटिनिन भी बना लेते हैं, ये लो क्रिएटिनिन वगैरह मसल्स से बनता है ये। सो ये सारा वेस्ट भी अगर तुम्हें किडनी तक पहुंचाना है तो तुम्हें किसमें पटकना पड़ेगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। इस टॉपिक के बाद आप याद करो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो, डेफिनेटली ब्लड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर आप पढ़ते हो आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप क्या पटकते हो, हार्मोन्स ही तो पटकते हो ब्लड के अंदर। तो ये लो, ये रे हार्मोन, कितने सारे हार्मोन है यार, एक एग्जाम्पल ले लो। तुम्हें पिट्यूटरी हार्मोन का बॉडी में ग्रोथ हार्मोन पटकना है, तो ग्रोथ हार्मोन भी यार बॉडी की इधर से उधर होएगा तो ब्लड के थ्रू ही होएगा। तो हार्मोन्स खूब सारे हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, FSH, LH, मतलब समझ लो ना तुम, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोन्स हो गए। लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका अराउंड 6 to 8% फॉर्म कर रहे हैं, वो है आपके प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो 4 प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में दे रखा है। पहला दे रखा है हमें एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इसको लिवर बनाता है, ठीक है। इसका काम होता है हमारा ऑस्मोटिक जो बैलेंस है ना,
ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे BCOP लिख रहा है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनो। शुरुआत करो, तुम्हें याद होगा आपकी बॉडी को जब भी कोई चीज भेजनी है तो हमेशा हम किसके थ्रू भेजते हैं, आर्टरी के थ्रू, ठीक है। आर्टरी वैसे तो आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है, पर अभी मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए आर्टरी को डिवाइड कर देती हूँ डायरेक्टली किसके अंदर, कैपिलरी में। तो आर्टरी किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरी में। कैपिलरी वैसे तो जुड़ के क्या बनाती है, पहले वेनियोल और फिर क्या बनाती है, वेन। अभी के लिए मैंने डायरेक्टली क्या बना दिया, वेन, ठीक है। अब आपको याद है यहाँ पर आसपास कैपिलरी रीजन के आसपास खूब सारी क्या होंगी, आपकी बॉडी सेल्स। तो ये हो गई मेरी बॉडी की सेल्स, ठीक। अब यार तुम ध्यान से देख पा रहे हो, कैपिलरी और बॉडी सेल के बीच में खूब सारी स्पेस है, ये देखो इतनी सारी स्पेस है, ये देखो ये रही स्पेस ही स्पेस, स्पेस ही स्पेस, ये देख रही है। ये सारी स्पेस सेल के बाहर की स्पेस है ना। तो सेल के बाहर की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। देखो एक्स्ट्रा का मतलब बाहर की तरफ, सेल्यूलर मतलब सेल की, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस सेल के अराउंड होती है। प्लस इसी स्पेस को हम एक और नाम दे देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये छोटे छोटे नाम अपन को कंफ्यूज नहीं होने। तो इन स्पेसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनना। कैपिलरी ना एकदम ऐसे इमेजिन करो यार, रास्ते से भग भग के ब्लड आ रहा है। ब्लड में से सामान किसको देना है तुम्हें, सेल को। तो डायरेक्टली सेल को नहीं देते हम सामान, सबसे पहले सामान यहाँ पर उतरता है कौन सी स्पेस में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। बेटा कौन से नेचर का होगा वो, फ्लूइड नेचर का। तो जैसे ही यहाँ पर सामान आ जाएगा उसी को आप बोल दोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, या आप बोल दोगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ गए अपन, यही होता है। अब सेल भी क्या करती है, सेल कहती है चलो सामान आ गया, फटाफट फटाफट काम का सामान तो यहाँ से उठा लो, कचरा यहाँ पटक दो, काम का सामान ले लो, कचरा यहाँ पटक दो। तो जितना सामान चाहिए वो तो सेल ले लेगी, और जितना भी कचरा होगा ना सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर पटक देगी। अब तुम इमेजिन करो जैसे सामान आ रहा है कैपिलरी से, ब्लड के अंदर सामान है वो सारा आ रहा है कैपिलरी से, सारा का सारा कूद जाए एकदम से बाहर, तो तुम्हारा तो यार कैपिलरी खाली हो जाएगा। तो कैपिलरी भी शानी है, उसने एक चीज रख रखी है। देखो इस बंदे का नाम है एल्ब्यूमिन। ये बहुत ही मोटे मोटे, वैसे तो यार छोटे हैं, बट ऐसे इमेजिन करो ना कि यहाँ पे जो छेद है ना, उन छेदों की साइज से तो काफी मोटे हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमेशा पकड़ने की कोशिश करते हैं वाटर को, समझ रहे हो। ये एल्ब्यूमिन यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो एल्ब्यूमिन किसको रोकने की कोशिश करेगा, पानी को। ये लो, ये पानी है ना, ये पानी भी उधर कूद के जाना चाह रहा है, पर ये कह रहा है यार प्लीज रुक जा, तू तो मत जा यार भाई, तू मत जा, है ना। तो पानी को रोकने की कोशिश करेगा। जब ये पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो सारा का सारा माल बाहर नहीं चला जाएगा, समझ रहे हो तुम। तो ये क्या करेगा, पानी और पानी के जो दोस्त होते हैं, एक तो पानी होता है और पानी के दोस्त कौन होते हैं, अलग अलग टाइप के आयंस वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, सब पानी के दोस्त हैं। तो सारे के सारे एक साथ बाहर नहीं कूदेंगे, और इससे आपका बैलेंस बना रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और आपकी कैपिलरी में। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। और ये पूरा काम करने का काम क्या है, एल्ब्यूमिन का। कुछ नहीं कर रहा है, खुद तो घुस नहीं पा रहा, खुद वहां खड़ा हो गया, वाटर को रोक रहा है, प्लीज मत जा यार, तू मत जा, रुक जा यहीं पर ही, है ना। और वाटर को रोक रोक के खींच रहा है, और वाटर के साथ उसके चंगू मंगू दोस्त आयंस वगैरह वो भी खींच रहे हैं। सो उससे एक बैलेंस बना हुआ है इस साइड और इस साइड, ठीक है। ये किसका काम है, एल्ब्यूमिन का काम। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों लिवर बनाते हैं, पर रेशो एल्ब्यूमिन 2 के रेशो में बनता है, ग्लोब्यूलिन 1 के। तो जितना भी बनता है वो 2:1 के रेशो में बनता है। अब ग्लोब्यूलिन का क्या काम है यार, ग्लोब्यूलिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनो, वैसे तो ग्लोब्यूलिन के 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा फॉर्म भी होता है, बीटा फॉर्म भी होता है, और गामा भी होता है। पर हम अभी यहाँ पर किसको हमको पढ़ रहे हैं, गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन, जिसको प्यार से तुम चिल्ला चिल्ला के हम बोलते रहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, सुना होगा आपने नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अगर वर्ड इम्यूनो आ रहा है, नाम से पता चल रहा है यार ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, अगर वर्ड इम्यूनो आ रहा है तो। और ग्लोब्यूलिन तो है ही सही। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इम्यून सिस्टम से, यानी कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। अब तुम्हें नेक्स्ट चीज याद रखनी है, जिसको डिटेल में तो आप ह्यूमन हेल्थ में पढ़ते हो। आपके पास ना 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। कैसे याद रखोगे, गैमिड, GAMED, ऐसे याद रखोगे, गैमिड। इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E एंड इम्यूनोग्लोबिन D। इन 5 के काम को आपको डिटेल में पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ में।
पर अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये सारे के सारे आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। यार ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या वाला है, देखो भाई, जहां वर्ड प्रो आ जाए इनएक्टिव, जहां वर्ड नोजन आ जाए इनएक्टिव। दोनों ही भाई लोग अभी किस फॉर्म में हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे तुमने सुना होगा ना प्रो वर्ड तो हमने कितनी जगह सुना है, हम प्रो से एक्टिवेट करते हैं। फिर हमने फाइब्रिनोजन के जैसे पेप्सिनोजन वगैरह सुन रखा है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज सुन रखा है, ये सब सुन रखे हैं ना हमने, इनएक्टिव होते हैं। तो ये प्रो और नोजन फॉर्म इनएक्टिव को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, पर हम इन्हें एक्टिवेट तभी करते हैं जब हमें ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है। तो ये दोनों के दोनों आपके एक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्या है, ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। जरूरत पड़ने पे आप इन्हें एक्टिवेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आप याद रखोगे, एल्ब्यूमिन सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है और कंपैरेटिवली फाइब्रिनोजन बहुत बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है। बस ये वाला पार्ट खत्म। फटाक से एनसीईआरटी में देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। देखो एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, देखो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, एज पेल येलोविश कलर होता है। विस्कस, लिक्विड है तो विस्कस होएगा ही सही। 55% इसके अंदर बेसिकली प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा के 55% में भी देखो 90 से 92% क्या है, वाटर है। प्रोटीन्स आपके 6 to 8% है। कौन से मेन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बिन के बारे में नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो फाइब्रिनोजन किससे रिलेटेड है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन देखो किससे रिलेटेड है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, इसको अपन ने डिटेल में पढ़ लिया। प्लाज्मा के अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं, अभी अपन ने देखा सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सब अपन को पता है बहुत अच्छे से। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये आपके न्यूट्रिएंट आपने पढ़ के थे। इसके अलावा आप देखो ध्यान से, फैक्टर्स ऑफ कोआगुलेशन, यहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहा है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, हमें पता है ये सारी बातें। लास्ट बात देख लो बेटा, ध्यान से देखना इसको। ब्लड जो होता है, अगर मैं ब्लड में से ब्लड सेल्स हटा दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में से मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूं, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अगर मैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूं तो जो बचेगा उसको आप बोलते हो सीरम। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। तो यहाँ पर अपना खत्म होता है प्लाज्मा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ब्लड सेल्स। चलो भाई देखो, ब्लड कॉर्पसेल्स को ही प्यार से आप क्या बोल देते हो, ब्लड सेल्स, या इसी को ही आप प्यार से फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हो। भाई ध्यान से सुनना, देखो सेल्स और कॉर्पसेल्स में क्या डिफरेंस होता है, सुनो। सेल्स ही होती है कॉर्पसेल्स भी, बट कॉर्पसेल्स एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि मूव करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, ये 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। पहली चीज जो रेड ब्लड सेल है उसी को आप रेड ब्लड कॉर्पसेल भी बोलते हो, या आप इसको प्यार से इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो। ये वाली बात तो अपन सबको ही पता है पहले से। आ जाओ, कितना अमाउंट होता है ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड के, मतलब ओवरऑल जो ब्लड है ना उसके अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm आपके पास आरबीसी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, यानी कि 120 डेज बाद अपनी इसकी डेथ हो जाती है। अब कैसे होती है, सुनो। डेथ इसकी कहाँ पर होती है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन को आप प्यार से क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ योर आरबीसी। अब होता क्या है, सुनो यार देखो, बेसिकली ना 120 दिन बाद ऐसा कुछ नहीं होता, यमराज इस आरबीसी को लेके चल जाते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे स्प्लीन जो होता है ना, स्प्लीन के अंदर कैपिलरीज होती हैं, वो यूजुअल कैपिलरी से बहुत पतली होती हैं, है ना। अब इमेजिन करो, सपोज करो मैं कोई बहुत ही पतली जगह से रोज निकलूं तो मेरी स्किन छिल जाएगी। सिमिलरली अगर रोज यहाँ से सपोज करो आपकी आरबीसी निकल रही है तो बेचारी घिसती जाएगी। ऐसा नोटिस किया गया है कि अराउंड 120 डेज तक बेचारे की ना ऊपर की लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतनी घिस जाती है कि वो ऑटोमेटिकली जब स्प्लीन से निकलती ना फट जाती है। समझ रहे हो, ऐसे मरती है आपकी आरबीसी। इसलिए आप स्प्लीन को क्या बोलते हो, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। नेक्स्ट बात पे आते हैं, दिखती कैसी है, डिस्क लाइक। अब ध्यान से सुनो, ये ऐसी सी दिखती है, आपको सामने से दिख रही है डिस्क जैसी। अगर इसी को ही मैं साइड से देखूं तो ये ऐसी डम्बल शेप दिखती है, जिसको हम बोल देते हैं बाइकॉनकेव शेप। ये दिख रहा है ना, यू वाला शेप बाइकॉनकेव शेप कहलाता है, ठीक है। अब ये बाइकॉनकेव शेप का फायदा क्या है, सुनो यार देखो, इमेजिन करो तुम एक ना पतले से पाइप में जा रहे हो, है ना। पाइप में अगर ऐसा फ्लेक्सिबल शेप होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारे लिए मूव करना आसान होगा। तुम खुद सोचो, ऐसे जैसे स्क्रीन में गोला बन रहा है ना, ऐसा गोला डायरेक्ट घुसने की कोशिश करे पाइप में तो मुश्किल आएगी ना। और वहीं ऐसा स्मूथ सा कर्वेचर वाला जो बंदा है वो ऐसा घुसने की कोशिश करेगा, वो आराम से घुस पाएगा। तो ये वाला जो शेप है ना, ये आपको साइड व्यू में दिखता है। और इसका हेल्प कहाँ पे मिलता है, पहली बात तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, दूसरा
ईजिली कैपिलरी के थ्रू ये पास हो पाते हैं। चलो नेक्स्ट आओ। जो छोटा आरबीसी होता है ना, उसके पास न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे आरबीसी बड़ा होता है उसको लगता है यार मेरा मेन काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर मैं यहाँ पर इमेजिन करो, ये पूरा कमरा जो है ये आरबीसी है, तो अगर मैं मैक्सिमम स्पेस सामान भर भर के भर दूंगी तो फिर मेरे पास हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस कम हो जाएगी। तो आरबीसी कहता है चलो मैं हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपने न्यूक्लियस को ही त्याग दूंगा। तो इस भाई के पास, बेचारे के पास, मेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। फिर वो सोचता है यार न्यूक्लियस नहीं, सेल ऑर्गेनल्स का क्या करूंगा, हटाओ, मारो गोली, सेल ऑर्गेनल्स को भी हटा दो। तो ये सारी स्पेस खाली हो गई, और जैसे स्पेस खाली हो गई, इस खाली स्पेस के अंदर ये भर भर के क्या भर देगा, हीमोग्लोबिन। तो ऐसा क्यों किया इसने, ताकि हीमोग्लोबिन को भर सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज आओ। जब सेल ऑर्गेनल नहीं है बेटा, तो सेल ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, सेल ऑर्गेनल नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना, कितनी फनी बात है ये, आयरनी है ये, खुद आरबीसी हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, सो दैट सारी सेल्स क्या कर सके, एरोबिक रेस्पिरेशन। पर इस भाई के पास, खुद के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये रेस्पिरेशन में कौन सी रेस्पिरेशन करता है, ये हमेशा करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन शॉर्ट आपका पहला सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ही होता है यहाँ पर आप क्रैफ्ट साइकिल नहीं करवा सकते। क्यों भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ये बेचारा, सोचो यार, सबको एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन देता है, खुद के पास भर भर के ऑक्सीजन होती, फिर भी खुद बेचारा क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आ जाओ नेक्स्ट चीज आओ। जो आपका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसका आरबीसी का, उसने एक फैंसी नाम रख रखा है खुद का, डोनल्स मेम्ब्रेन। याद रख लो यार, डोनाल्ड डक वाला, डोनल्स मेम्ब्रेन। डोनल्स मेम्ब्रेन जो होता है ना, इट इज हाईली परमिएबल टू क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये जो लाइन मैंने बोली, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट के लिए हाईली परमिएबल होता है, ये पॉइंट आपको एज इट इज रेस्पिरेशन में काम आता है। और एक और चीज जो आपको रेस्पिरेशन में काम आएगी, एक एंजाइम होता है इसके अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। देखो यार, O2 भी ले जानी है, CO2 भी ले जानी है, तो बेचारा आरबीसी कहता है कि यार मेरे को तो CO2 को भी डील करना है ना। तो CO2 को डील करने के लिए एक रिएक्शन होती है जिसमें ये CO2 रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, एंड इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो, ये वाली जो रिएक्शन होती है, फिर ये फर्दर डिसोसिएट कर जाता है H+N बाइकार्बोनेट में। तो इस पूरी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यू नीड एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये रिएक्शन कैटेलाइज करने के लिए आरबीसी ने ये एंजाइम खूब सारा भर रखा है। इसको भी आप डिटेल में पढ़ते हो रेस्पिरेशन में। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब सारा त्याग किसके लिए किया है, हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीमोग्लोबिन तो जरूरी है, तो आपने पूरे आरबीसी के अंदर भर भर के क्या भर रखा है, हीमोग्लोबिन। और अप्रोक्सीमेटली कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इसका डेटा आपको याद होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml आपके पास हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, इससे कम और इससे ज़्यादा दोनों ही बेकार है, ये एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, इसमें रेंज करें तो आप प्रॉपर हेल्दी इंडिविजुअल। अब हीमोग्लोबिन वर्ड को अगर आप डिटेल में देखो, तो हीम वर्ड आपका आयरन के लिए आता है, और ग्लोबिन वर्ड आपका किसके लिए आ जाता है, प्रोटीन के लिए। इन शॉर्ट हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, आयरन से एंड प्रोटीन से। अब देखो, आयरन तो ऐसे ना बीच में राजा जी बन के बैठा होता है फेरस फॉर्म में, और प्रोटीन ऐसे चेन की फॉर्म में यूं लटका होता है, लाइक दिस, ऐसे यूं चेन की फॉर्म में लटका हुआ है। तो 4 प्रोटीन की चेन होती है, और बीच में राजा जी बन के कौन बैठा है, आयरन। आयरन का ये बीच में बैठना कहलाता है आयरन पोरफायरिन रिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली, ठीक है, कि आपके हीमोग्लोबिन की सेंट्रल पार्ट में कौन है, आयरन। ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन ग्लोबिन चेन, ये ऊपर वाली 2 होती हैं अल्फा चेन, और नीचे वाली जो 2 होती हैं बीटा चेन होती हैं। तो अभी आप किसकी बात करो, ह्यूमन की बात करो, तो बेटा ह्यूमन में मैं किसकी बात कर रही हूँ, अडल्ट ह्यूमन में। तो एक अडल्ट ह्यूमन में 2 ऊपर वाली तो क्या होती हैं, अल्फा चेन, और 2 नीचे वाली कौन सी होती हैं, बीटा चेन। याद करो, तुम सिकल सेल अनीमिया पढ़ते हो, किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, सिकल सेल अनीमिया, जेनेटिक्स में। सिकल सेल अनीमिया में बीटा चेन बर्बाद हो जाती है, समझो, एक बीटा चेन बर्बाद हो जाती है, तो बंदे को सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। सो एडल्ट के अंदर आपके पास 2 बीटा हैं, पर जो फीटल स्टेज है वहाँ पे आपके पास 2 अल्फा तो सेम है, पर वहाँ पे 2 बीटा की जगह आपके पास 2 गामा होती हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी फीटस की ज़्यादा होती है। देखो ना यार, फीटस तो मम्मी की बॉडी में, खुद तो सांस ले नहीं सकता, तो मम्मी से सांस खींचता रहता है, तो उसको तो और यार खटाखट फटाफट ऑक्सीजन बाइंड करनी है, तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी एक अडल्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये भी अपन को याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब यार तुम खाना वाना ढंग से नहीं खाओ, सपोज करो, है ना,
तो आप जब खाना ढंग से नहीं खाओगे आपकी डाइट में क्या कम हो जाएगा, आयरन। अभी तुमने देखा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए यू नीड आयरन, तो उस कंडीशन में अगर आप आयरन प्रॉपर नहीं दोगे तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा, ड्यू टू विच द पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अनीमिया। लास्ट बात पे आ जाते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन। जैसे ब्लड फॉर्मेशन को आप हीमोपोइसिस बोल रहे थे, पर्टिकुलरली आरबीसी के लिए हम यूज करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और इसके लिए यू नीड अ हार्मोन। देखो कितना मजेदार चीज है, किडनी के अंदर एक हार्मोन बनता है। एक हार्मोन कौन बनाती है, किडनी, और उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। बना कौन रही है, किडनी। बना क्या रही है, इरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन कौन है, इरिथ्रोपोइटिन। इस हार्मोन को तुम किसके लिए कहाँ पे भेजोगे, बोन मैरो, क्योंकि रेड बोन मैरो में क्या हो रहा है, हीमोपोइसिस, तो वहां पे ये रिक्वायर्ड है आरबीसी बनाने के लिए। समझ रहे हो कितना शानदार लिंक है। ये क्वेश्चन भी हमारे नीट में आ चुका है ऑलरेडी। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। तुमको अभी तो पता है स्प्लीन आपका ग्रेवयार्ड है, ये भी याद रख लो। स्प्लीन आपका ब्लड बैंक भी होता है। ब्लड बैंक कैसे, वो खूब सारे ब्लड कॉर्पसेल्स को बचा के रखता है और ज़रूरत के टाइम पर वो उनको रिलीज कर देता है ब्लड में, इसलिए आप इसे क्या बोल देते हो, ब्लड बैंक ऑफ योर बॉडी। चलो फटाफट देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी ने आरबीसी के बारे में क्या कह रखा है। देखो एनसीईआरटी में आरबीसी के बारे में लिख रखा है, इरिथ्रोसाइट नाम, आरबीसी नाम, मोस्ट अबंडेंट है, एवरेज वैल्यू आपको रखनी है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है, बता दिया मैंने अंदर। न्यूक्लियस नहीं होता, पता है हमें, बाइकॉनकेव शेप होता है, रीजन सब एक्सप्लेन कर दिए। रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन होता है, और हेल्दी इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखो पर 100 ml, ये भी याद रखना है। मॉलिक्यूल्स आपका ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत ज़रूरी रोल करते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना O2 + CO2 दोनों है, इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस दे रखा है। आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज, और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड। तो भाई जितना तुमने इतना सारा पढ़ा ना, उसका एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही दे रखा है, पर तुम्हें पता सारा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट अपन अपने डब्ल्यूबीसी पे। अब देखो डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले वाइट ब्लड सेल नाम, ये तो अपन सबको ही पता है। वाइट ब्लड सेल को ही अपन एक और नाम बोल देते हैं कॉर्पसेल, वाइट ब्लड कॉर्पसेल। इसका एक और नाम जो अपन को याद रखना है दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना है, ठीक है। अब यार ऐसे तो अपन को काफी सारी बुक्स में अलग अलग डेटा दे रखा है, बट आपको याद रखना है एनसीईआरटी का डेटा कि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कितने होते हैं, ब्लड में 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। और इनका सीधा सीधा हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेशन है। इन शॉर्ट इसका पूरा का पूरा रोल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर हमें बीमारियों से, माइक्रोब्स वाली डिजीजेस से बचाना होता है, ठीक है। इसके बारे में काफी डिटेल में आप ह्यूमन हेल्थ में पढ़ते हो, बट पहले अपन बेसिक जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, एक होता है अग्रैन्युलोसाइट। देखो ग्रैन्युलो वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, ग्रैन्यूल्स, और साइट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल। यानी कि अगर आप कोई ऐसे सेल देख रहे हो, ठीक है, और उसमें से छोटे 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 यूं ग्रैन्यूल लाइक पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो वो सेल क्या है, ग्रैन्युलोसाइट। और वही चीज अगर किसी सेल को आप देख रहे हो डब्ल्यूबीसी की जिसमें से ग्रैन्यूल्स नहीं पड़े, तो वो सेल क्या कहलाएगी, अग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। देखो पहला पॉइंट यही है, ग्रैन्यूल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पर नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब हम ग्रैन्युलोसाइट्स को देखते हैं ना, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें छोटे छोटे लोब्स बन जाते हैं, समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी डायग्राम में दिखाते हैं अपन, जैसे न्यूक्लियस सीधा यूं गोल होने की जगह ऐसे लोब्स की फॉर्म में, लाइक दिस, एक लोब हो गया, ये 2 लोब हो गए, सिमिलरली ये 3 लोब हो गए, ऐसे मल्टी लोब्ड आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है। सो क्योंकि यहाँ पे कई लोब्स हैं इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, मल्टी लोब। और यहाँ पर आपको जो ये अग्रैन्युलोसाइट कहते हैं, फालतू चीजें हमें नहीं करनी, हमें तो न्यूक्लियस डायरेक्ट पटकना है। तो अगर आपको सीधा सा न्यूक्लियस ही दिख जाए शेप में ऐसे सीधा सीधा, तो ये कौन सा हो जाएगा, मोनोलोब, इसमें कोई लोब आपको नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। बेसिकली जो अपने ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ना, ये हमारे कौन सा पार्ट फॉर्म करता है, बोन मैरो। पर जो अग्रैन्युलोसाइट्स है ना, वो हमारे बोन मैरो के साथ साथ हमारे लिम्फोइड ऑर्गन भी प्रोड्यूस करते हैं। भाई देखो जहां इम्यून सिस्टम से रिलेशन आ गया तो डेफिनेटली लिम्फोइड ऑर्गन्स तो आने ही आने। चलो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रैन्युलोसाइट फर्दर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको मैं ऐसे याद रखती हूँ निब से, ठीक है। जैसे पेन की निब होती है ना, निब, वैसे याद कर लो निब। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, जिसमें इयोसिनोफिल का दूसरा नाम होता है एसिडोफिल। क्यों होता है इसका रीजन अभी अपन जानेंगे। दूसरी तरफ जो आपका अग्रैन्युलोसाइट है उसको फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। चलो नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जितना डब्ल्यूबीसी है वो आपका कितना % हो जाएगा,
100% WBC हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पे क्वेश्चन जो हमारा कॉमनली आता है वो होता है असेंडिंग में जमाओ या डिसेंडिंग में जमाओ। तो देखो हमें ये जो नंबर्स हैं, ये जो डेटा हमें दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हमें याद होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब देखो नेवर से कौन आ जाएगा, न्यूट्रोफिल। लेट से क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आ जाएगा इससे आ जाएगा आपका इएसिनोफिल, एंड इससे आ जाएगा आपका बेसोफिल। तो ये आपका पहली बात आपको याद हो जाएगी सीक्वेंस। दूसरा आपको काउंट पता होने चाहिए। न्यूट्रोफिल होते हैं अपने पास 60 से 65%, यानी कि सबसे ज्यादा WBC का कौन सा पार्ट होता है, न्यूट्रोफिल। उससे जस्ट कम होते हैं हमारे लिम्फोसाइट, दैट इज अराउंड 20 से 25% होते हैं। मोनोसाइट्स हमारे पास होते हैं 6 से 8%। इएसिनोफिल हमारे पास होते हैं 2 से 3%, एंड जो हमारा बेसोफिल होता है इट इज जस्ट 0.5 to 1%। तो हो गया ना हमारा सीरीज, सबसे ज्यादा कौन सा आपका न्यूट्रोफिल और सबसे कम कौन सा बेसोफिल। और ये सीरीज अलोंग विद द नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको डिसेंडिंग असेंडिंग जो भी पूछे अपन इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रैन्युलोसाइट्स को देखेंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने क्यों नाम रखा है इनका ऐसा, उसके बेसिकली हम डाई के बेसिस पे देखते हैं। अगर सपोज करो यार मुझे न्यूट्रोफिल देखनी है माइक्रोस्कोप में, तो मुझे कोई तो डाई डाल के देखनी पड़ेगी। तो न्यूट्रोफिल कहता है यार मेरे को तो एसिडिक और बेसिक कोई चक्कर ही नहीं है, मैं तो न्यूट्रल रहूंगा, तो बंदे का नाम ही क्या रख दिया, न्यूट्रोफिल। अगर तुम पर्टिकुलरली इएसिनोफिल देखना चाहते हो तो यू नीड टू यूज एसिडिक डाई, क्योंकि इसमें आप एसिडिक डाई यूज करते हो, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल। ठीक है, और अगर तुम्हें बेसोफिल देखना है तो कौन सी डाई पटकनी पड़ेगी, बेसिक डाई। तो तीनों के नाम अपन को समझ आ गए क्या कॉन्सेप्ट से लिए गए। अब आते हैं न्यूक्लियस। मैंने अभी बताया था कि मल्टी लोब्ड होगा, अगर मल्टी लोब्ड है तो यार लोब्स बनाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम आ जाए जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपको उस न्यूक्लियस में अराउंड 3 to 5 लोब्स दिखें, देखो ये दिख रहा है 1 2 3, ये 4, ये 5, तो आपको 5 लोब दिख गए। तो अराउंड अगर आपको डायग्राम में 3 से 5 लोब दिख रहे हैं प्लस ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, सीधा फटाक से टिक लगाओ, ये कौन है, न्यूट्रोफिल। अब इस न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, देखो यार होता क्या है, अपनी बॉडी में किसी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो गया, कोई माइक्रोब्स ने हमारी बॉडी में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में तुम इन्हें घूमने दोगे खुले खुले कि तुम इसे पकड़ पकड़ के मार दोगे, ऑब्वियसली पकड़ पकड़ के मार देंगे। तो हमारे जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये छोटे पुलिस वालों जैसे घूमते रहते हैं, ऐसे छोटे पुलिस वाले। ठीक है, इन्हें पकड़ता है और एज इट इज इन्हें क्या करता है, खा जाता है। तो तुम समझ रहे हो कितना खतरनाक आदमी है ये इनको पकड़ता है और खा जाता है। पर क्योंकि इनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है पर नंबर ज्यादा होता है, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन। करते क्या है, उठा उठा के जितने भी गंदे वाले बैक्टीरिया वायरस जो भी है जो आपको डिजीज कॉज कर रहे हैं, उसको उठा के क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, ये इसका काम है। नेक्स्ट बात अब अपन आते हैं हमारे किस पे, इएसिनोफिल पे या एसिडोफिल पे। देखो यार, जब आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम आए, सबसे पहले ग्रैन्यूल ढूंढना है, और ग्रैन्यूल के बगल में ऐसे हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिख जाए, दिख रहा है तुम्हें, बाइलोब्ड, एक इधर लोब एक इधर लोब, तो ऐसा हेडफोन जैसे स्ट्रक्चर आते, फटाक से टिक करो, ये तो इएसिनोफिल या एसिडोफिल ही है। काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखो क्या लिख रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी कि तुम्हें कभी भी किसी भी टाइप की एलर्जी हो जाए या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए, तो हमारी बॉडी में अगर हम ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो ब्लड रिपोर्ट में इएसिनोफिल ज्यादा आएगा, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा इस बंदे को या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है या एलर्जी हो रही है। अब तुम ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन आजकल बनते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, काफी डिजीजेस दे रखी हैं, तो उसी में से पैरासाइटिक डिजीज दे रखी है, टेनियासिस, एस्केरियासिस, टेनियासिस टेनिया कोलाई, एस्केरियासिस एस्केरियासिस ल्यूमरिकॉइड से हो जाता है, तो ये दोनों आपकी पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ गए। हे फीवर अपनी कॉमन एलर्जी दे रखी है। तो इन तीनों कंडीशन में ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताओ यार इस कंडीशन में ब्लड का या WBC का कौन सा जो सेल है वो ज्यादा होगा, तो अपन को पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आजकल बनते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन फटाफट, बेसोफिल। देखो यार, बेसोफिल आइडेंटिफाई करना है ना, तो पहली बात, अगर आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं प्लस आपको ऐसा थोड़ा सा ना एस शेप, अब मेरा तो ऐसे एग्जैक्टली एस नहीं दिख रहा, बट हाँ थोड़ा बहुत ना एस का कर्व लेता हुआ अगर आपको न्यूक्लियस दिख जाए, तो वो आपका कौन सा होगा, बेसोफिल।
बेजोफिल आपकी बॉडी की इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पहली बात, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिबल क्या रिएक्शंस क्या होती हैं? कभी सपोज करो आपको मधुमक्खी काट का है ना, तो उस जगह पे आपका लाल लाल हो जाता है पूरा का पूरा, मच्छर ही काट का है यार, रेड हो जाता है, वो जगह थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। साथ के साथ वहां पे आपको पेन, दर्द होता है ना, और उस जगह पर थोड़ा थोड़ा गर्माहट फील होती है। ऐसे चारों सिम्टम्स आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में मिलते हैं। और इस रिएक्शन के टाइम पे आपके ब्लड में किसका काउंट बढ़ जाएगा? बेसोफिल का काउंट। ये सारी बातें एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में ये बेसोफिल 3 कॉमनली चीजें जो रिलीज करता है वो है हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। भाई हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, बोले तो हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है। और हिस्टामिन, सेरोटोनिन क्या है? एक वेजोडाइलेटर है, एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। भाई वेजोडाइलेटर और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है? देखो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, ऐसे डायमीटर छोटा कर दूं तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर जितना साइज था उससे और बड़ा कर दिया जाए तो वो हो जाएगा वेजोडाइलेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन के टाइम पर होता है। इसका और मैकेनिज्म जो डिटेल में होता है वो हम एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ग्रैन्युलोसाइट का। अब फटाक से आ जाओ अग्रैन्युलोसाइट। अग्रैन्युलोसाइट की 2 सेल्स होती हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट्स होती है ना, उसमें अगर आइडेंटिफाई करने को आए तो आपको पहली चीज क्या देखनी है उसके अंदर? ऐसा बीन शेप न्यूक्लियस। आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे, बड़ी सी सेल दिख रही है और बीन शेप न्यूक्लियस दिख रहा है, फट से टिक कर देना है मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है? देखो न्यूट्रोफिल नंबर ज्यादा था पर साइज छोटे थे, याद आ रहा है? मोनोसाइट आपके 6 से 8% है, तो इनका नंबर तो कंपैरेटिवली कम है, पर भाई साइज बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्या करते हैं? देखो ये से बड़े बड़े से होते हैं, बहुत ही खतरनाक से। क्या होता है? जब कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो भाई ये इनको ना उठा उठा के फटक पटक पटक के फटाक से खा लेता है। तो तुम समझ पा रहे हो, न्यूट्रोफिल एक बार में कम कम को खा पाएगा, ये भाई इतना बड़ा है कि एक बार में खूब सारों को उठा के खा जाएगा। तो ये बड़ा बंदा है ना, तो इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? मैक्रो पुलिसमैन। काम इसका भी क्या है? फैगोसाइटोसिस। चलो लास्ट सेल देख लेते हैं अपन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में आइडेंटिफिकेशन में आप न्यूक्लियस कैसा ढूंढोगे? ओवल शेप। और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में रिलेटेड तो सारे इम्यून सिस्टम में, बट एंटीबॉडीज बनाने से रिलेटेड। इन शॉर्ट अपन जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम आता है ना, एक आता है आपका टी सेल्स से रिलेटेड, बी सेल्स से रिलेटेड, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारा संभालने का काम इनका होता है। तो इसकी फर्दर 2 सेल्स होती हैं, बी सेल एंड टी सेल। बी सेल आपकी बनती बोन मैरो में है और मेच्योर भी बोन मैरो में ही होती है, ठीक है। टी सेल आपकी बनती तो बोन मैरो में है पर मेच्योर आपकी कहां पर होती है? थाइमस में। याद आ रहा है? थाइमस यहाँ पर आपका हार्ट वाले एरिया में मीडियास्टिनम रीजन के अंदर होता है, ठीक है। इसको आपको काफी डिटेल में पढ़ना होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, बट अभी के लिए हम इसको इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे मतलब आप कह सकते हो WBC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फटाक से एक बार इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये रहा आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, कलरलेस होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं, क्योंकि यार बेसिकली आरबीसी को तो रेड कलर ही हीमोग्लोबिन के कारण मिल रहा है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसका काउंट देखो आपको याद रखना 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm। इसके फर्दर ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है यार। देखो जो इम्यून सिस्टम में है ना वो बेचारा तो शहीद ही हो जाएगा, तो शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा। इसके 2 टाइप होंगे, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। फर्दर ग्रैन्युलोसाइट के न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल टाइप होगा और अग्रैन्युलोसाइट का लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट होगा। वेरी गुड, ये तो आता है अपन को। न्यूट्रोफिल अबंडेंट है, बेसोफिल सबसे कम है, बीच का डेटा भी तुमको याद रखना है। नेक्स्ट और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस, गप गप गप। न्यूट्रोफिल माइक्रोपुलिसमैन और आपका जो मोनोसाइट है वो क्या हो जाएगा? मैक्रोपुलिसमैन। ये पकड़ पकड़ के देखो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो नेक्स्ट आओ बेसोफिल। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, तीनों का काम मैंने पहले ही बता दिया। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पता है अपन को। एंड देन इओसिनोफिल इन्फेक्शन के टाइम पे बढ़ जाता है। कौन सा इन्फेक्शन आपको बता, मतलब इसमें बता नहीं रखा बट तुम्हें याद रखना है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और एलर्जिक रिस्पॉन्स में बढ़ जाता है। लास्ट आप देखो लिम्फोसाइट बोल रहा है, बी फॉर्म होता है, टी फॉर्म होता है और दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं आपके
इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। बोले तो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम के टाइम पे जो ये एंटीबॉडी बनती है ना, ये सारा काम कौन संभालते हैं? ये। सो विद दिस हमारा WBC भी खत्म होता है। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लेटलेट। यार प्लेटलेट का भी दूसरा नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सबके दूसरे दूसरे नाम है, तो इसका भी नाम याद रखो, थ्रोम्बोसाइट। इसमें ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं है क्योंकि आप इसको क्लॉटिंग अलग पढ़ते हो इसकी पूरी। इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, तुम्हें याद रखना है। ये स्पेशल नाम याद रखना है तुम्हें कि ये बनता तो बोन मैरो में ही है, पर बोन मैरो में भी एक स्पेशल सेल होती है मेगा कैरियोसाइट, उससे बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट देखो। शेप इसका डिस्क जैसा भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, बाइकॉन्वेक्स भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। यस, काउंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। काउंट इसका तुमको याद रखना है, अराउंड नॉर्मल काउंट हम मानते हैं 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। आरबीसी था 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। WBC था 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक mm, और ये है 1.5 to 3.5 लाख। तो सबसे ज़्यादा आपका आरबीसी हो गया, फिर प्लेटलेट हो गया, एंड फिर WBC हो गया। क्रिटिकल काउंट बहुत ही कम काउंट पहुंच जाता है 40,000 पर। और अगर क्रिटिकल काउंट से भी नीचे किसी बंदे का काउंट चला जाए ना, जैसे किसी को बहुत सीवियर डेंगू वगैरह हो गया या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गई, बहुत सीवियर काउंट नीचे चल जाए, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं परप्यूरा डिजीज़। ठीक है। और लास्ट आपको याद रखना है कि प्लेटलेट जो होते हैं ना, वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी ने इनको आइडेंटिफाई करने को दे रखा है। देखो आरबीसी आपको ऐसे दे रखी है, छोटे छोटे टुकड़ों में प्लेटलेट्स दे रखी है। देखो ईयरफोन जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दे रखा है, इएसिनोफिल। बेजोफिल में आपको देखो ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है और बीच में आपको ऐसा दिख रहा होगा जरा सा छोटा सा। न्यूट्रोफिल देखो 1 2 3 लोब आइडेंटिफाई हो जाएगा आराम से। मोनोसाइट आप ध्यान से देख पा रहे हो, बीन शेप से आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे। इधर आप देखो ये लिम्फोसाइट्स, T है चाहे B है, पर आपको दोनों ही कैसे दिख रहे हैं? नॉर्मली गोले जैसे। तो ये आपको एज इट इज डायग्राम दिया जा सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए। फटाफट एनसीईआरटी से अपन इसका प्लेटलेट वाला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। देखो छोटा सा ही दे रखा है प्लेटलेट टॉपिक। तो प्लेटलेट टॉपिक यहाँ पे देखो, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये बेसिकली मेगा कैरियोसाइट सेल्स बनाती हैं। नॉर्मली इसका आपको अमाउंट याद होना चाहिए, 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कोआगुलेशन के लिए या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी होती हैं। किसी बंदे में अगर ये कम हो जाए तो उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, प्रॉपर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। और अगर उसको खून आ जाए तो ब्लड फिर लूज होता ही जाएगा, ब्लड लॉस सीवियर हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो आज का ब्लड वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एज वेल एज कमेंट भी ज़रूर करिएगा, एंड कोई भी क्वेरीज होती हैं वो भी आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।